बारिश में ससुराल में शादी। ससुराल का आंगन था और मौसम की पहली बारिश ने घर को घेरे में ले लिया था। एक ओर शादी की तैयारियां थी, दूसरी ओर बूंदों की रुकावटें। कह दिया था मैंने कि सावन में शादी नहीं करनी चाहिए। अब देख लो, पानी ही पानी हो गया है। माँ जी, अगर बरामदे का हिस्सा खाली करवा दिया जाए तो पंडाल वहीं लग सकता है। तू रहने दे बहू, तेरा ये शहर वाला दिमाग गांव में नहीं चलता। भाभी, बारात निकलनी है 2 दिनों में और बैंड वालों ने फोन करके मना कर दिया है। गोलू, घबराओ मत, कुछ न कुछ हो जाएगा। जहाँ कुछ लोग हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग हर हल में मुश्किल ढूंढते हैं। नीति को बस इतना चाहिए था कि घर उसे समझे और वो घर को। शादी के दिन पानी गिरा है, इसका मतलब है कि लड़का बहुत भावुक होगा। चाचा, आप मजाक छोड़िए, कुछ काम की बात कीजिए। काम की बात करूं? अरे बेटा, पहले शादी की तारीख ठीक कर लेते, फिर काम भी हो जाता। चाचा जी, अब जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो हम सबको मिलकर हालात को मात देनी चाहिए। शहर की बहू ने पहली बार गांव की सभा में अपने विचार रखे। पर एक विचार जब बिना परंपरा के पंख फैलाता है तो पुराने लोग उसे तूफान मान बैठते हैं। नीति बहू, शादी है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं। यहाँ लोग मोबाइल की लाइट से नहीं, दीपक से मंडप रोशन करते हैं। दीपक में रोशनी कम नहीं होती ताई, बस उसे हवा से बचाना पड़ता है, और मैं बस यही कर रही हूँ। बहू, तू ये सब करने के लिए आई है या सिर्फ सलाह देने? माँ जी, घर का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ। अब इसका तरीका भले मेरा हो, मकसद तो वही है। गांव में कोई भी बदलाव अपने साथ संशय लाता है, और बहू का हर सुझाव उसकी नीयत नहीं, उसकी परवरिश से तौला जा रहा था। भाभी, मंडप की जगह के नीचे पानी भर गया, हलवाई भी चूल्हा नहीं जला पा रहा। गोलू, क्या पिछली बार वाली ईंटें कहीं पड़ी हैं? हाँ, गोदाम में है। उन्हें लगवाओ, प्लास्टिक की शीट मंगवाओ, नीचे से सीलिंग करवा दो। फिर वही मैनेजमेंट का ज्ञान हो या अनुभव, हर घर के काम आए तो बुरा क्या है। नीति अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ कर दिखाने के लिए रास्ते बना रही थी। लेकिन हर पहल कदम के आगे एक परंपरा एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। बारात के घोड़े का क्या इंतजाम किया है? घोड़े वाला कह रहा है कि रास्ता दलदल है, वो नहीं ला सकता। तो बैलगाड़ी का इंतजाम कीजिए, सजवा दीजिए, उसी में दूल्हा जाएगा, गांव का अंदाज रहेगा और रास्ता भी संभलेगा। अरे वाह, शहर वाली बहू ने बैल की बात कर दी भाई, चमत्कार। बिना पूछे कुछ न करना बहू, ये घर है, तेरा ऑफिस नहीं। नीति को तानों की आदत नहीं थी, लेकिन ससुराल में तानों की उम्र ज्यादा होती है और रिश्तों की गर्माहट कम। तो परेशान मत होनी थी, सब ठीक होगा। वो जगह तू खुद बना रही है, देखना एक दिन सब तुझे ही मिसाल बनाएंगे। जब नई सोच और पुरानी रीति मिल जाए तो रिश्ता बनता है, लेकिन अगर दोनों टकरा जाएं तो रिश्ता टूट भी सकता है। भाभी, हलवाई वाला कह रहा है गैस सिलेंडर गांव के बाहर फंसा है। क्या? घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है? हाँ है, लेकिन किसी ने जलाया नहीं सालों से। तो उसे साफ करवाओ। हमारे ऑफिस की पार्टी में हमने ऐसे ही खाना बनाया था, ज्यादा स्वाद आता है। अब लकड़ी का चूल्हा भी शहर की बहू को समझाना पड़ेगा क्या? समझाने की जरूरत नहीं माँ जी, मैं सीखने आई हूँ और सिखाने भी। एक बहू जो घर संभालने के साथ रिश्ते भी संभाल रही थी, अब लोगों के लिए आश्चर्य बन गई थी। लेकिन उसका सफर अभी अधूरा था, क्योंकि असली इम्तिहान तो बाकी था। भाभी, एक बुरी खबर है। ममता की माँ ने फोन करके कहा कि वो इतनी बारिश में बारात नहीं ले जा सकते। क्यों? कह रही हैं कि दुल्हन को भेजना संभव नहीं, रास्ता बहुत खराब है, और शादी की तारीख बदलने का सुझाव दे रही हैं। क्या दुल्हन तैयार है? पता नहीं, माँ जी ने सुना तो गुस्से में पंडित जी को भी मना कर दिया। जहाँ एक बहू को पहले उसके शहर की सोच के लिए टोका गया था, वहीं अब पूरे गांव की नजरों में वही बहू उम्मीद बन चुकी थी। पर अब उसका सामना उस परिस्थिति से था जहाँ रास्ता मिट्टी में डूबा था और रिश्ते संकोच में। राघव, मैं खुद ममता को लेने जाऊंगा। इतनी बारिश में रास्ता भी ढंग से नहीं है। शादी की तारीख निकल गई तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, 2 परिवारों की प्रतिष्ठा डूबेगी। भाभी, मैं भी साथ चलूंगा। कहाँ निकल पड़ी हो बहू? लड़की वाले अगर मना कर रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है। माँ जी, मजबूरी को समझने के लिए सामने जाना पड़ता है, बस एक बार कोशिश कर ले। ससुराल की बहू ने पहली बार खुद को बहू नहीं, इस घर की बेटी समझकर कदम बढ़ाया था। रास्ता चाहे कितना भी कीचड़ भरा हो, लेकिन हौसला जब सूखा हो तब पैर फिसलते नहीं। बातों का धुआं उठ रहा था गांव में, लेकिन उस जीप में बैठे 3 लोग सिर्फ इस बात पर यकीन कर रहे थे कि शादी टलनी नहीं चाहिए। कभी कभी ससुराल को ससुराल बनाने के लिए बेटी को बहू से ज्यादा कुछ बनना पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचना आसान नहीं था।
बारिश में कैसे शादी हो सकती है बेटी? कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया? मैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार होंगी, लेकिन अगर आज ये शादी नहीं हुई तो ये गांव सालों तक हंसी उड़ाएगा। माँ, मैं तैयार हूँ, शादी एक दिन की बात नहीं है, लेकिन भरोसा उम्र भर का। बेटी तू जिद कर रही है। नहीं माँ, मैं भरोसा कर रही हूँ अपनी भाभी पर। जहाँ लड़कियां बरसों इंतजार करती हैं किसी बहन जैसी भाभी के लिए, ममता ने पहली बार उसे पाया था, और शायद इसलिए उस दिन एक दुल्हन बहू के साथ निकली थी, बरसात में आशीर्वाद के साथ। जिस गांव में शादी सिर्फ लड़के वालों की जिम्मेदारी मानी जाती थी, वहां आज एक बहू दुल्हन को हाथ पकड़कर वापस ला रही थी, और ठीक वैसे ही हुआ। आ गए हम, ममता को ले आए हैं। हे भगवान, सच में? माँ जी, शादी का मुहूर्त अभी बचा है, अगर हम सब मिलकर जल्दी तैयारी करें तो सब हो जाएगा। तूने आज दिखा दिया कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इज्जत भी है। कभी कभी घर को रिश्ते जोड़ने वाली बहू नहीं, इमारत जोड़ने वाला स्तंभ चाहिए होता है। और उस दिन नीति ने सिर्फ शादी नहीं करवाई, बल्कि विश्वास की नींव डाली। भाभी, आप ना होती तो मेरी शादी ना होती। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी ममता है, और ममता की जिम्मेदारी तुम। तुमने बहुत कुछ सहा और फिर भी खुद को नहीं छोड़ा। शादी को निभाने के लिए जिद से नहीं, समझदारी से काम लेना होता है। बहू, आंगन की मिट्टी में जब तेरा पैर पड़ा था तब लगा था तू इसमें ढल नहीं पाएगी, लेकिन अब लगता है तेरे बिना ये घर अधूरा है। और जब दुल्हन की विदाई हो रही थी तब बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वो रुकावट नहीं थी, वो साक्षी थी उस बहू के संघर्ष की, जो अब ससुराल की पहचान बन चुकी थी। भाभी, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे लिए किया। जो कोई नहीं करता वही याद रहता है। कभी कभी रिश्तों में भाषा नहीं होती, बस भाव होते हैं, और जब भाव बरसते हैं तो हर दीवार पिघल जाती है। अब की शादी की कहानी सुनाई जाएगी बहू के नाम से, ना कि बैंड बाजे से। अच्छा है, अब की जेठानी होशियार है, देवरानी को भी सिखा देगी। चल बहू, अब तेरे हाथ की चाय पीनी है। अभी लाई माँ जी, लेकिन ध्यान रहे, अब ये घर मेरा भी है। जिस शादी को बारिश में डूबना था उसने एक घर को खड़ा कर दिया, और जिस बहू को पर्दे के पीछे रहना था उसने परिवार की कहानी का पहला पन्ना खुद लिखा। क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब कोई बहू उन्हें भीगने से बचा लेती है। दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई, सारा दिन बस ये करो वो करो, ऐसा लगता है बहू नहीं कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई, नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रह, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है। परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं।
क्या सच में माँ मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देखा रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय मेरी नाजुक बच्ची को वहां जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार हैं भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई।